अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ और अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई है। मस्बत बातें की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में। इस पर तफसील से बात करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की आने वाले दिनों में पॉलिसी होगी। सबसे पहले बात करते हैं आज पानामा केस की समाअत की। गुज़िश्ता समाअत के बारे में तासुर था कि दिन कतई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा नहीं रहा, मगर आज क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दिन इतना अच्छा रहा कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि केस खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा, मगर वो कन्विंस थे कि फैसला शरीफ खानदान के खिलाफ आएगा। तहरीक इंसाफ आज अपनी नई टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट में सामने आई और आज तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने अपने दलाइल दिए। तहरीक इंसाफ के वकील ने आज जो सवालात उठाए वो इंतहाई अहम थे। अब जजिस ने क्या कहा वो भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जजिस की ऑब्जर्वेशन पिछली हेयरिंग के मुकाबले में ऐसे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे बहुत खुश और मुतमईन नजर आती है। नून लीग ये कहती नजर आती है कि जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो फैसला नहीं होते। तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये सवालात उन्होंने उन्हीं जवाबात में से निकाले हैं जो वजीर आजम के बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए हैं। आज की समाअत के बाद इमरान खान भी पुरएतमाद नजर आए, जैसा कि हम कह रहे हैं, और यहां तक कह गए कि अब केस खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में तो चलता रहेगा, लेकिन आज की समाअत के बाद केस खत्म हो चुका है। सारा केस जो बिल्डअप किया हुआ था नवाज शरीफ ने कि कैसे मेफेयर की अपार्टमेंट्स खरीदी गई, वो सारा केस एक ही डॉक्यूमेंट से खत्म हो गया। आज केस खत्म हो गया, इनका अदालत में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। मैं तो अपने तहरीक इंसाफ के लोगों को मुबारक देता हूं आज के हमने, और मुबारक इसलिए देता हूं कि ये ना अदालत में आता और ना ही किसी को ये चीजें पता चलती, क्योंकि नवाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर क्या कहा था, हमारे पास सारे कागजात हैं, और आज अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी ट्रेल है ही नहीं। इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दी मनी ट्रेल के लिए। मनी ट्रेल तो तब होती जब मनी होता, पैसा तो था ही नहीं, वो तो नुकसान कर रही थी स्टील मिल जो दुबई में थी, तो पैसा तो था ही नहीं, तो मनी ट्रेल किधर से आनी थी। इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर क्यों इमरान खान इतने पुरउम्मीद है, ये तो हम इमरान खान साहब के वकील बाबर एवान साहब से पूछेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा मौजूद थे। इमरान खान केस में भरपूर दिलचस्पी ले रहे थे और यह पहली दफा हुआ कि 3 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में वो मौजूद भी रहे, और 3 घंटों में यह पहली दफा हुआ कि वो 4 बार उठकर अपने वकील नईम बुखारी के पास गए और उन्हें हिदायत दी, डॉक्यूमेंट भी देते रहे। जब नईम बुखारी केस पेश कर रहे थे जजिस के सामने, तो इमरान खान अदालती कमरे में 4 दफा उठकर उनके पास गए। इस हद तक इमरान खान साहब का इंटरेस्ट था और इस हद तक वो इस केस को नून लीग के खिलाफ चाहते हैं। जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजीर आजम के वकील सलमान असलम भट्ट, वजीर आजम के बच्चों के वकील अकरम शेख, इसके अलावा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली और तलाल चौधरी और मोहम्मद जुबैर भी मौजूद थे। आज की समाअत के दौरान एक मौका वो भी आया जब इमरान खान अदालत से जा रहे थे, अदालती कमरे से, तो सहाफी ने उनसे सवाल किया कि खान साहब कहां जा रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि वापस आ रहा हूं। सहाफी ने कहा खान साहब कहीं केस हारने के डर से तो बाहर नहीं जा रहे हैं। इस पर इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया और फिर इमरान खान साहब कुछ देर बाद अदालती कमरे में वापस आ गए। सुप्रीम कोर्ट में आज तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी और 5 रुकनी बेंच के दरमियान अहम मुकालमा हुआ। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी का कहना था कि वजीर आजम ने कौम से खिताब में कौम के साथ झूठ बोला, वजीर आजम ने दूसरे खिताब में भी सच नहीं बोला। मैं रिकॉर्ड से साबित करूंगा कि वजीर आजम ने गलत बयानी की। नईम बुखारी का कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ टैक्स चोरी के मुर्तकिब हुए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने बेटे से पैसे लिए, उनके साहबजादे का NTA नंबर ही नहीं है। नईम बुखारी का वजीर आजम की साहबजादी के हवाले से कहना था कि मरियम नवाज वजीर आजम की जेरे किफालत हैं और वो लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ओनर है। वजीर आजम को यह बात गोशवारों में पेश करनी चाहिए थी। नईम बुखारी ने अदालत के रूबरू कहा कि कदरी शहजादे का खत वजीर आजम के मौक़िफ़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ के वकील ने नैब की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया और कहा कि नैब वजीर आजम को बचाने में लगा रहा। दुबई में फैक्ट्री कब बनाई गई, वजीर आजम ने यह नहीं बताया। नईम बुखारी का कहना था कि दुबई हुकूमत के पेश किए गए खत पर कोई दस्तखत नहीं। मजीद कहा कि न सिर्फ वजीर आजम के बयानात पर उन्होंने सवाल उठाया, बल्कि यह भी कहा कि मरियम और हुसैन नवाज के दरमियान जो ट्रस्ट डीड पेश की गई है उससे कुछ साबित नहीं होता। वजीर आजम ने दुबई हुकूमत से जमीन लीज पर ली, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि दस्तावेजात के मुताबिक
फैक्ट्री की मशीनों को टैक्स से इस्तिस्ना भी दिया गया, जिसमें नईम बुखारी ने कहा कि दुबई वाली फैक्ट्री कब बनाई गई नहीं बताया गया। मैं रिकॉर्ड से साबित करूंगा कि वो फैक्ट्री बेनामी थी। जिसके बाद नईम बुखारी ने जस्टिस अजमत से कहा कि लगता है आप आज मुझ पर गुस्सा करेंगे, जिस पर जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि आप अपने केस पर तवज्जो दें बुखारी साहब, खुशामद ना करें। नईम बुखारी का कहना था कि वजीर आजम ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर झूठ बोला, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ खानदान का मौकफ है कि 12 मिलियन दिरहम कतरी खानदान के साथ सरमायाकारी की। अदालत में पेश किए गए ज़िमनी जवाब और तकारीर में तजाद है। ये जस्टिस साहब की तरफ से ऑब्जर्वेशन आया कि तजाद है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब का मजीद कहना था कि दोनों मौके पर की गई तकारीर में भी तजाद है। जस्टिस खोसा ने कहा कि तकरीर में कहा गया कि सरमाया बच्चों ने इस्तेमाल किया। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि दुबई स्टील मिल की तरह जद्दा स्टील मिल के लिए सरमाया कहां से आया यह भी नहीं बताया गया। जस्टिस अजमत सईद का मजीद कहना था कि सरमाया फ्लैट्स के लिए इस्तेमाल किया गया, वो भी नहीं बताया गया। जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी का कहना था कि वजीर आजम ने जद्दा फैक्ट्री के लिए बैंकों से कर्जा लेने का जिक्र किया, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि सऊदी बैंकों से कर्जा कैसे लिया, जद्दा फैक्ट्री कितने में और कैसे फरोख्त की गई। जिस पर नईम बुखारी ने जवाब दिया कि जून 2004 में $17 मिलियन में फरोख्त करने का कहा गया। वजीर आजम ने कहा कि तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। जिस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि दस्तावेजात हर जगह मौजूद होंगी लेकिन अदालत में मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने कहा कि लंदन फ्लैट्स 1993 से 1996 के दरमियान खरीदे गए। इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि वजीर आजम ने कहा कि ये वो जराए हैं जिससे लंदन फ्लैट्स खरीदे गए। ये हवाला दे रहे थे वजीर आजम की पार्लियामेंट में तकरीर का। फिर जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि जद्दा और दुबई फैक्ट्रियों के दस्तावेजात शरीफ खानदान के पास होंगी, हमारे पास नहीं है। नईम बुखारी का कहना था कि नवाज शरीफ ने अदालत उज़्मा में भी सच नहीं बोला। गल्फ स्टील मिल के लिए कर्ज 26 मिलियन दिरहम था, जबकि गल्फ स्टील मिल 21 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुई। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने वजीर आजम नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया कि वजीर आजम ने असेंबली में झूठ बोला। जस्टिस खोसा ने कहा कि लगता है सब कुछ मियां शरीफ ने किया है। जिस पर जस्टिस खोसा ने सवाल उठाया कि मियां शरीफ के बच्चों और आगे से उनके बच्चों ने क्या किरदार अदा किया। सब दस्तावेजात मियां मोहम्मद शरीफ के बारे में हैं, हमें नवाज शरीफ और उनके बच्चों के बारे में बताएं। इस पर तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि बयान हल्फियों में तारिक शफी के दस्तखत मुमासलत नहीं रखते। इस पर जस्टिस खोसा ने कहा कि बयान हल्फी के मुताबिक दुबई मुआहदे में दस्तखत तारिक शफी ने किए तो शहबाज शरीफ वहां नुमाइंदगी किस बात की कर रहे थे। दस्तावेजात से तो लगता है कि तारिक शफी मियां शरीफ के लिए काम करते थे। इस पर नईम बुखारी ने कहा कि यह नहीं कहना चाहता कि तारिक शफी के दस्तखत शहबाज शरीफ ने किए। बयान हल्फी और मुआहदे के दस्तखत में तजाद है। इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, जो बड़ी अहम बात है, कि दस्तखतों में बज़ाहिर कोई यकजहती नजर नहीं आती। जस्टिस खोसा ने सवाल किया कि 12 मिलियन दिरहम की रकम तारिक शफी ने कतर कैसे मुंतकिल की। 12 मिलियन दिरहम की रकम तारिक शफी के मिलने की दस्तावेजात मौजूद नहीं। नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि सऊदी अरब, कतर और दुबई में कारोबार के लिए रकम मौजूद नहीं थी। रकूम की मुंतकली और मनी ट्रेल का रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं। नईम बुखारी ने दावा किया कि नवाज शरीफ के पास दुबई, सऊदी अरब और लंदन फ्लैट्स की कोई मनी ट्रेल नहीं। इस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि रकम जद्दा से लंदन कैसे गई बताया जाए। नईम बुखारी ने अदालत में दस्तावेजात दिखाई तो जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं वो मुतल्लिका हुक्काम से तस्दीक शुदा नहीं, ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए। इस पर नईम बुखारी का कहना था कि दस्तावेजात इंटरनेट से डाउनलोड की गई हैं, हम सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि बच्चों के कारोबार से मुतालिक गलत बयानी की गई। इस पर जस्टिस खोसा ने सवाल किया कि वजीर आजम के बच्चों की तारीख पैदाइश बताएं, जानना चाहते हैं कि किस उम्र में बच्चों ने इतना पैसा कमाया। मजीद सवाल किया कि कतरी शहरी के खत में क्या लिखा है कि खत भेजने वाला शहजादा है, आपने कैसे मान लिया कि हर अमीर आदमी शहजादा होता है। जस्टिस खोसा ने और जस्टिस अजमत का कहना था कि कतरी शहरी ने खत बराह रास्त नहीं दिया। इस पर नईम बुखारी का कहना था कि कतरी शहजादे के खत के मुताबिक ऑफशोर कंपनियों के सर्टिफिकेट कतर में थे। खत के मुताबिक मियां शरीफ ने रकम हुसैन नवाज को देने का कहा। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि कतरी शहरी ने अपने खत में बड़े भाई का जिक्र किया लेकिन नाम नहीं बताया। जस्टिस अजमत सईद का मजीद कहना था कि कतरी शहरी ने रियल एस्टेट के कारोबार का इंग्लैंड के हवाले से जिक्र नहीं किया। कतर से पैसा लंदन कैसे गया ये भी नहीं बताया गया। और ये बहुत सारे सवालात थे जो आज फाइनली जो कतरी शहजादे की तरफ से खत आया उस पर अदालत में उठाए गए। जस्टिस खोसा ने नईम बुखारी को कहा कि आपको शरीफ खानदान की ऑफशोर कंपनियों से ताल्लुक 2006 से पहले साबित करना होगा।
अगर ये साबित हो जाए तो सारा बोझ शरीफ खानदान पर होगा। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि देखना चाहते हैं कि फ्लैट्स कितने में खरीदे गए, जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि 21 जुलाई 1995 को फ्लैट नंबर 16 और 16A खरीदे गए। फ्लैट 17A साल 2004 में खरीदा गया। जस्टिस ने साहब ने इस्तफसार किया कि कतरी शहरी ने खत किसको लिखा, क्या इस खत की कोई कानूनी हैसियत है। इस पर नईम बुखारी का कहना था कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। जस्टिस अजमत साहब ने कहा कि कतरी शहरी का खत तस्दीक शुदा नहीं। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अगर खत की कोई हैसियत नहीं तो इसको क्यों पढ़ें। और नईम बुखारी ने कहा कि वजीर आजम पार्लियामेंट में कतर में सरमायाकारी की बात करना भूल गए थे, जिस पर जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि सरमायाकारी अगर वजीर आजम की होती तो शायद उनको याद होता। मजीद कहा गया और नईम बुखारी से मुखातिब होते हुए कि आप कहते हैं कि अखबार में जो छपता है वो मान लें, तो आपके मौक्किल के बारे में अंग्रेजी अखबारों में, यानी इमरान खान साहब के बारे में अंग्रेजी अखबारों में 30 साल से जो छपता रहा, इसको भी सही मान लें। गैर मुल्की अखबारों की खबरों पर इमरान खान ने भी तनकीद नहीं की। जस्टिस अजमत सईद ने नईम बुखारी से कहा कि अपने केस में अखबारी खबरों को क्यों लाते हैं, हम सियासी बयानात का जायजा नहीं ले सकते। अगर हमने अखबारी खबरों पर फैसला दिया तो आपके मुवक्किल के लिए भी बहुत परेशानी हो सकती है। जस्टिस खोसा ने सवाल किया कि मरियम नवाज का बेनिफिशियल हक कब से शुरू हुआ। इस पर नईम बुखारी ने जवाब दिया कि 2012 की दस्तावेजात में यह तस्करा नहीं किया गया, ट्रस्ट डीड नीलसन और डेस्कोल कंपनियों के हवाले से नहीं। जस्टिस खोसा ने कहा कि 2006 में अगर मरियम ट्रस्टी थी तो तहकीकाती इदारों को क्यों नहीं बताया गया, और तहकीकाती ने मोज़ेक फोंसेका कंपनी को खत लिखकर तफसीलात मांगी। ये सारा मामला आज अदालत में होता रहा। जो नून लीग के वकील हैं, जो शरीफ खानदान के वकील हैं, उनकी तरफ से जवाब मंगल को दिया जाएगा। मंगल को भी अहम 35 मिनट तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से मांगे गए हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज खुश है वो इसलिए कि नून लीग के पास जवाब नहीं होगा, और जो खान साहब डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे जो ये साबित करता है कि दुबई की मिल पर कर्जा इतना था कि वो सारे शेयर्स बेचकर कर्जा भी अदा करती तो भी कर्ज बच जाता। ये 12 मिलियन दिरहम कहां से आ गए जो कि कतर में जाके इन्वेस्ट कर दिए गए। अभी जो डॉक्यूमेंट है ये ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का खुद तैयार करता है कि इसके पीछे उनके पास सबूत मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को कन्विंस कर रहे हैं कि ये केस तो अब नून लीग के हाथ से गया। बाबर एवान साहब वकील तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग से भी पूछेंगे कि वो अब यहां से केस में रिकवर करेंगे। अदालत में तो कोई सबूत नहीं दिया, मनी ट्रेल भी नहीं दिया गया जो कि जजेस की तरफ से कहा गया। बाबर एवान साहब बहुत शुक्रिया। आज जो हेयरिंग है, आज का पूरा दिन जाहिर है पिछली जो हेयरिंग थी उसमें बहुत ज्यादा तनकीद हुई, जजिस की तरफ से भी एक नाराजगी के रिमार्क्स नजर आते थे। आज बहुत सारे सवालात जो आपकी तरफ से उठाए गए वो साफ लगा कि अब नून लीग की तरफ डाले गए कि जी इन सवालात के आपको जवाब देना पड़ेंगे शरीफ खानदान के वकला को। आपको क्यों भी लगता है, जिस तरह खान साहब को लगता है कि एक डॉक्यूमेंट है और अब उस डॉक्यूमेंट की वजह से केस खत्म हो गया, नून लीग के खिलाफ, शरीफ खानदान के खिलाफ ही फैसला आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब और जियो। पहली बात यह है कि इस केस का आज क्लाइमैक्स नहीं हुआ, अभी ये केस आज शुरू हुआ है, आज ओपन होना शुरू हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा जो खत्म हो गया, उसका पर्सपेक्टिव ये बनता है कि नवाज शरीफ का जो टोटल डिफेंस था पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा हतमी तौर पे आज आखिरी बात मैं कह रहा हूं, कंक्लूसिव उनके रिमार्क्स ये थे कि ये वो जराए थे जिनसे हमने ये पैसे वहां भिजवाए। तो साबित हो गया आज के वहां जराए मौजूद ही नहीं थे दुबई में। साबित हो गया आज उनके अपने डॉक्यूमेंट से कि वहां से कुछ ट्रांसफर कतर में नहीं हुआ था। साबित हो गया आज कि जद्दा से कुछ लंदन नहीं गया। और अभी आज 2 और कंपनियों के नाम सामने आए हैं। एक है फ्लैगशिप कंपनी और दूसरी है बूमा। थोड़ा सा टाइम गुजरने दीजिएगा, अगली डेट पे यार बटल में कुछ और कंपनियों के सबूत भी सामने आएंगे। और ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे वो जो है हुकूमत ने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल किया, उनमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमने कहीं से निकाल के अब उनको सामने रखा हो। मतलब नईम बुखारी साहब ने भी कहा कि उन्हीं के उसमें से हमने सारे के सारे सवालात निकाले हैं। सबसे पहले जो बात खान साहब को कन्विंस करती है कि जी ये 75% शेयर बेच के भी ये पूरा कर्ज नहीं उतार पाए थे जो कि दुबई की मिल के ऊपर था, ये 25% शेयर बेच के पे भी कर्ज बाकी था, तो कर्ज ही पूरा नहीं उतरता था, तो पैसे कहां से आ गए कि ये कतर ले गए। अब मसला ये कि इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है खान साहब के पास कि ये हकीकतन जो 25% स्टेक है वो इतने का ही बिका कि कर्ज बाकी रह जाता और 12 मिलियन दिरहम बाकी ना
बचते कतर ले जाने के लिए, क्योंकि जब आप कोई चीज फाइनली बेचते हैं, मैनेजमेंट के साथ बेचते हैं, ऑपरेशंस के साथ बेचते हैं, तो एक मिल, रनिंग मिल थी, वो एक अलग फैक्टर है, मार्केट में क्या उस वक्त डिमांड है वो एक अलग फैक्टर है, जो स्क्रैप है मिल का वो एक अलग फैक्टर है। तो सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं एक रनिंग मिल के, जिसकी भी कीमत होती है। खान साहब ने पूरे डॉक्यूमेंट से देखा और हैं उनके पास और आप लोगों के पास कि ये बिकी ही इतने में थी कि कर्ज बाकी रह जाता, पैसे ना बचते कतर ले जाने के लिए 12 मिलियन दिरहम। मैं कुछ बातें फिर रोक लेता हूं अदालत में कहने वाली, लेकिन मैं एक बात आपको कह देता हूं, जो आपने कहा है वेरी इंसाइसिव क्वेश्चन। जो असल इशू है वो ये है कि ये पैसे किस तरह से वो रिकंसाइल करते हैं कि ये पैसे वही हैं जो लंदन जाके ये फ्लैटों में तब्दील हो गए। ये असल मामला, और इसके अंदर दो सवाल हैं जो बार बार बताया जा चुका है। पहला सवाल ये है कि आप ट्रेल बता दीजिए, और ट्रेल बताने के लिए वो कतरी को लेके आए। दूसरा ये सोर्स बता दीजिए, सोर्स के लिए वो कतरी को लेके आए। अब इसके अलावा अगर किसी जगह पे उनको कोई पनाह चाहिए तो मैं समझता हूं कि वो छप्पड़ होगा, वो जिस तरह से कहते हैं ना कि कच्चे घरों को छोड़ के दरिया में आ गए और दरिया का खौफ लोगों को दरिया में ले गया। ये जितने और गलत बयानी करेंगे, कोर्ट ने आज दो चीजें बड़ी सीरियस ली हैं, और मुझे एक चीज पे तो मुझे बहुत शदीद किस्म की नदामत हुई है कि पाकिस्तान को वो जो शहजादा मुअज्जम साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये रेगुलेटर कौन है जो पाकिस्तान को रेगुलेट करता है? यार ये आईनी मुल्क है, यहाँ एक पार्लियामेंट है झूठी सच्ची, एक निजाम है झूठा सच्चा, एक वोटिंग होती है झूठी सच्ची। इसलिए एक ये हो गया। दूसरा वो ये कहते हैं कि मुझे याद पड़ता है, मेरे ख्याल में, मेरे तस्वुर में है कुछ ऐसा कुछ हुआ था, और किस तरह से उनको पता लगा। ये ट्रेल उन्होंने सामने रखा है, ये सोर्स उन्होंने सामने रखा है, इसके अलावा वो क्या कह सकते हैं? अगर उनके पास कोई चीज है तो वो उनको सलाह आम है। मगर अहम बात यह है, मुझे बताइएगा कि जो कतरी खत है वो पिछली पेशी में तो डिस्कस ही नहीं हो सका था, आज उस पर बाकायदा डिस्कशन हुई है। अदालत ने बाकायदा उस पर ऑब्जर्वेशन दी है जो कतर की तरफ से खत आया है। इन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आपको लगता है कि अब इस खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं रह गई? ये खत कम से कम बतौर एविडेंस नून लीग के अब हक में नहीं जाता, इस खत को कानूनी तौर पर यह फायदेमंद नहीं रह गया नून लीग के लिए? मैं इतना जरूर बता दूं आपको कि जो अदालत ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, मेरे नुक्ता नजर से अभी वो कम है इसके ऊपर कहना है, और अभी और बातें इसके ऊपर निकलेंगी। अभी तो डिसाइफर हुआ है, सिर्फ खोल के रखा गया है कि हियर इज द लेटर, और उसके कंटेंट्स क्या है, उसको सारा अगर गॉस्पेल ट्रूथ भी मान लिया जाए तो उसमें से वही निकलता है जो फिर अदालत जिस नतीजे पे बजाय टेंटेटिवली आज ऑब्जर्वेशन देके पहुंची। इसका जो अगला पहलू है वो ये है कि अगर इस तरह के खतूत लोगों की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है इंटरनेशनल लॉ में, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ का एरिया है, वो कबूल करने शुरू कर दें तो फिर तो मौज हो गई ना जी। हर आदमी एक खत ले आएगा, हर आदमी एक ले आएगा इस तरह का मैदरनामा और ला के वो रखेगा, कहेगा ये सबूत है और मेरे पैसे तो सारे जायज हो गए। ऐसा नहीं होगा। और फिर ये बहुत सीरियस बात है कि पाकिस्तान बेशुमार बैनुल-अक़वामी उन मुआहदात का, उन तंजीमों का हिस्सा है जहां ट्रांसपेरेंसी की भी बात होती है और जहां पे अकाउंटेबिलिटी की भी बात होती है। हमारे सारे इदारों ने हाथ खड़े किए हुए हैं सिवाय एक इदारे के जो ये केस सुन रहा है, बाकी कहते हैं हम इनके खिलाफ कुछ पैनमा वाले इतने ताकतवर हैं सारे के सारे। साथ में बताइएगा इस चीज को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि आज जाहिर अदालत ने बहुत सारे सवाल जो नईम बुखारी साहब ने उठाए वो रखे शरीफ खानदान के वकील के सामने, और अकरम शेख साहब ने जाहिर मंगल को इस हवाले से जवाब देने हैं। मगर एक सवाल आप लोगों के लिए भी रखा कि यह साबित करें कि 2006 से पहले की मिल्कियत शरीफ खानदान की थी इन फ्लैट्स की, जो कि आपका बुनियादी केस रहा है, जो कि शुरू से केस रहा है। ये साबित कैसे करेंगे? क्योंकि जो फाइनेंशियल ट्रेल है वो अगर साबित हो जाए और उस पर सवाल उठते भी रहे, ये कैसे साबित करेंगे कि 2006 से पहले भी फ्लैट्स इन्हीं के थे? 2004 से पहले ये खुद ही एक डॉक्यूमेंट और इन्होंने पेश किया, चूंकि वो डॉक्यूमेंट खुल गया इसलिए लाइट सा उस पर तबसरा करूंगा, तबसरा भी उस पर आना है और कानूनी तबसरा आना है। वो डॉक्यूमेंट ये है जिसके जरिए से ये खुद तस्लीम करते हैं कि 2004 से 2006 का डॉक्यूमेंट तैयार करता है। 2004 से वो कहते हैं कि जो इनकी साहबजादी है मोहतरमा, वो फलां चीज की मालिक थी और फलां हैसियत में मालिक थी। मैं अब बाकी बातें मैं बहस के लिए अंदर के लिए छोड़ता हूं। और उसका अगला पहलू ये है कि उसके नीचे ही लिखा हुआ है कि इसकी डॉक्यूमेंट की कानूनी हैसियत क्या है। ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे, सारा गवर्नमेंट का जो मौकफ है वो इस पिछले महीने में तैयार हुआ है। ये जो महीना रवां महीना है, अभी थोड़े घंटों के बाद वो खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो कह रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो इस पर बहस होगी, मजीद ऑब्जर्वेशन आएंगे, मजीद सवाल उठेंगे, जवाब नून लीग ने देना है। नईम बुखारी साहब ने आज केस पेश किया, बहुत सारे सवालात गए हैं नून लीग की तरफ। क्या नून लीग शरीफ खानदान के वकील इस केस का दिफा कर लेंगे? मंगल को सबूत दे देंगे जो कि अदालत कह रही है हमें नहीं दिए फाइनेंशियल ट्रेल के? नून लीग से पूछते हैं एक ब्रेक के बाद।
जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश है, क्या नून लीग उतनी ही मायूस है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है कि वो केस जीत गई? क्या नून लीग उतना ही समझ रही है कि केस हार गई? जो इमरान खान साहब का आज इंटरेस्ट था अदालत में, बार बार अपने वकील की तरफ जाना, 4 दफा गए, कान में बात की, डॉक्यूमेंट्स दिए, खान साहब की सीट के पीछे वो रहनुमा बैठे थे नून लीग के, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। खुश है खान साहब, और अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स हैं, पिछले हफ्ते आप बहुत ज्यादा खुश थे, अब से 12-13 दिन पहले जब हामिद खान साहब वकील थे, कोई सबूत सऊदी अरब में कितना कर्जा लिया, दुबई से कितना गया, कतरियों को कैसे पैसे दिए, कैसे कतरियों ने इन्वेस्ट किया बर्तानिया में फ्लैटों में, कुछ तो फाइनेंशियल ट्रेल दें अदालत को। जो सवाल उठाते गए वो आपके वकील की तरफ ट्रांसफर होते रहे, अभी तक नहीं दिए, अब देंगे नहीं देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब अगर हमारी जीत पर खुश हैं तो इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। केस क्या था शाहजेब? केस ये था, 4 इल्जाम थे हम पे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इलीगली पैसे पाकिस्तान से बाहर गए, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट हुई, टैक्स चोरी और करप्शन के पैसे थे, और ये फ्लैट जो है ये 1990 से शरीफ फैमिली के हैं। ये 4 इल्जाम थे। आज चारों इल्जाम पर कोई बात नहीं हुई, ना कोई सबूत पेश किया गया। आज सारे की सारी बात आ गई कि कंट्राडिक्शंस हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर में, उनके बयानात में, यानी केस जो था वो खत्म हो गया। अब ये कंट्राडिक्शंस पर आ गए हैं कि कंट्राडिक्शंस हैं। क्या आपको लगता है कि हम इतने भोले हैं, सादे हैं कि हमने जो बयानात और सबूत जमा करवाए जिनमें से ये कंट्राडिक्शन ढूंढ रहे हैं वो हमने गलत करवा दिए? ये कमाल भोले इंसान है हम तो इनसे सब जो आपने कहा ना कि 4 बुनियादी केस था, उनका नुक्ते थे, उस पर बात नहीं कर रहे, कंट्राडिक्शन पे बात कर रहे हैं। मसला यह है कि जो पहला ही बुनियादी मसला है कंट्राडिक्शन में, अगर यह ना साबित आप कर पाए कि दुबई से पैसे गए कैसे, बकौल उनके एक मिल जो नुकसान में चल रही थी, जिसके ऊपर कर्जा इतना था कि आप सारे उसके शेयर बेच देते, तब भी कर्जा नहीं उतरा, और आपको कैसे 12 मिलियन दिरहम मिल गए। अगर यही वाला नुक्ता आप नहीं साबित कर पाए फाइनेंशियल ट्रेल के जरिए, तो बाकी 4 नुक्ते जो आप कह रहे हैं वो तो उनके दुरुस्त साबित हो गए, फिर मनी लॉन्ड्रिंग ही हुई होगी ना, अगर यहां से पैसे नहीं गए। देखिए, सबसे पहले तो जब दुबई से पैसे की बात होती है तो नुक्ता शाहजेब हमारा साबित होता है कि पाकिस्तान से पैसा नहीं गया। फिर 1990 से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जो शरीफ फैमिली का बताया जाए कि उनकी मलकियत थी। एक सवाल मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, उस वक्त साबित होगी जब आप ये साबित करेंगे, जो खान साहब कह रहे हैं कि आपकी जो मिल थी शरीफ खानदान की, वो इतना ज्यादा कर्जे में थी कि अगर वो पूरी भी बेच देते तब भी कर्ज बाकी रहता, पैसे ना बचते 12 मिलियन दिरहम कतरियों को देने के लिए। जब आप ये साबित करेंगे कि देखें इतने में बेची थी, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि हमने बेची थी, और ये 12 मिलियन दिरहम बचे थे कतरियों को देने के लिए, तब तो आपकी बात साबित होगी। अगर वो खान साहब की बात साबित होगी तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग ही हुई ना, यहीं से पैसा गया, वो आपको बताना पड़ेगा कैसे गया। देखिए शाहजेब साहब, इमरान खान साहब ने सारी उम्र कोई बिजनेस नहीं किया और आज तक हमें मालूम नहीं हुआ कि कहां से पैसे आते थे, उन्हें बिजनेस का नहीं मालूम। जब ये मिल वहां लगाई गई तो ये उनके वाहिद मिल थी यूएई की, पूरे यूएई में कोई मिल नहीं थी। उस वक्त सरिया और लोहे की चीजें यूरोप से इंपोर्ट होती थी और वो इतनी महंगी थी कि जब ये मिल चली तो ये इतने प्रॉफिट में गई और इतनी जबरदस्त इसने तरक्की की कि ये तो आपके उस वक्त तो तमाम लोग उधर के जानते हैं। ये बात खुद से कह देना कि ये जब बिकी तो नुकसान में थी, ऑपरेशनल थी मगर नुकसान में थी ना। नहीं शाहजेब साहब, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कह दूं, ये जितनी लाइबिलिटीज वाली बात करते हैं ये बिल्कुल गलत है। जरा एग्रीमेंट पढ़े, डॉक्यूमेंट देंगे इसका, दूसरा अल अहली को बेची गई, इसका डॉक्यूमेंट प्रूफ देंगे कि भाई देखें। मैंने बाबर इवान साहब के आगे भी सवाल रखा था कि आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 25% शेयर था और मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट निकाल रहे हैं, स्क्रैप होता है, रनिंग मिल होती है, हर चीज की, उसका डॉक्यूमेंट अदालत को देंगे कि भाई ये 25% में इतने का हमने बेचा था। सिंपल कैलकुलेशन ना करें। देखिए, सबसे पहले तो शाहजेब जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जमा करवाया मैं वो ही आपको दे दूं। पेज 18 और ये 8 नंबर पर है कि लिखा गया है कि तमाम बिल जो हैं वो मंथली जमा होंगे और वो जमा होते रहे हैं। और उसके बाद दूसरा एग्रीमेंट जिसमें लिखा गया है कि अनकंडीशनली ये बेची जा रही है इसके हिस्से। इसका मतलब है कि कोई लायबिलिटी नहीं थी और सब क्लियर थी, उसके बाद ये दी गई है। तो ये सारी खुद से एक कहानी बनाना, खुद से इसको गढ़ना, हमारे ही कागजों में से ढूंढना। बात ये है शाहजेब, इनके कागज कहां हैं?
इनका सबूत कहां है? कहां है मनी लॉन्ड्रिंग? कहां है मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट? कहां है मरियम नवाज साहब का वो जो कहते हैं कि वो तो डिपेंडेंट है? कहां है वो 1990 के वो तमाम कागजात के वो नवाज शरीफ की मलकियत है? हम पर इल्जाम आप 20-20 साल पुराने लगाए, आप 8 माह पाकिस्तान को आसमान पे उठा ले, जो सबूत आपके पास कोई नहीं। मसला यह कि खान साहब ने जो अपने जलसों और धरनों का कह के कैंपेन बनाई थी, आप इस वक्त भी उस पर बात कर रहे हैं। वो ठीक है, जो उनका नैरेटिव था उस हिसाब से वो सबूत नहीं दे पाए जो कहते थे, मगर अब तो जो उनका नया नैरेटिव है वो आपके जवाब के ऊपर है और 12 सबूत आपके ऊपर डाल रहे हैं, जिसमें सवाल यह पैदा हो रहा है कि जी कतरियों की जो लंदन में इन्वेस्टमेंट थी उसके सबूत, कैसे पैसा ट्रांसफर हुआ। आज अदालत कह रही है कि हमारे पास नहीं है कि किस तरीके से सऊदी अरब से गया लंदन, किस तरीके से कर्ज लिया गया सऊदी अरब में, तो ये तो अब आपको देना पड़ेगा ना। आपने कतरी शहजादे का डॉक्यूमेंट दिया है तो सबूत आपको देना पड़ेगा। अब तो केस वो इस पर बना रहे हैं, आपके अपने केस पर। देखिए शाहजेब, सबसे पहली बात यह है कि यह सिर्फ उनका नैरेटिव जलसों का, प्रेस टॉक्स का नहीं था। जो उनकी सबसे पहली रिट पिटीशन है जो कि जिस पे इल्जाम लगाए गए हैं, ये रिट पिटीशन के इल्जाम मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आज वो कह सकते हैं इसका खान साहब के प्रैक्टिकली अपने इल्जामात से दस्तबरदार हो गए हैं या उनके पास कोई सबूत नहीं था। लास्ट क्वेश्चन, उन्होंने झूठा इल्जाम लास्ट क्वेश्चन, आप और आपके वकील अभी तक कॉन्फिडेंट हैं कि मंगल को उन तमाम सवालों के जवाब दे देंगे? क्योंकि पिछली हेयरिंग वाला मामला नहीं था, नईम बुखारी साहब सवाल उठाते रहे और जजेस की तरफ से वो सवाल अकरम शेख साहब को पास ऑन हुए हैं कि भाई ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी मामला है। कन्विंस्ड है आपकी वकील की टीम और आप लोग कि उस सबके जवाब हैं जो आज उठाए गए? नवाज शरीफ सिर्फ तीसरी दफा वजीर आजम ने यह रिकॉर्ड नहीं। नवाज शरीफ वो लीडर हैं जिनके मैंडेट को क्लीन चिट मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और आप उन पर लगाए गए इल्जामात को क्लीन चिट मिलेगी। पाकिस्तान का ये वो पहला वाहिद लीडर होगा नवाज शरीफ के उस पर जो इल्जाम लगा वो हाईएस्ट कोर्ट से क्लीन चिट मिली। यानी कि आपका सब सवाल के जवाब है, इसका तो जवाब दे दो, है सब सवाल के जवाब देंगे शाहजेब साहब? सिर्फ सवालों के जवाब नहीं है, हमारे पास वो तमाम चीजें हैं जो हमने क्लेम की हैं, उसका एक एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। डॉक्यूमेंट मौजूद, बहुत शुक्रिया तुला चौधरी साहब। वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट मौजूद है, चीजें क्लेम की गई हैं। अगर हम इतने सीधे लगते हैं आपको कि उनका सबूत नहीं होगा जो मैंने डॉक्यूमेंट दिए हैं, मंगल को पता चलेगा कि इतने सीधे हैं या नहीं है। इमरान खान साहब सही खुश हैं या गलत खुश हैं, कौन ज्यादा सीधा है कौन कम। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है गुफ्तगू अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप और नवाज शरीफ साहब के दरमियान। उस गुफ्तगू रस्मी तौर पर गुफ्तगू हो सकती है, कॉल हो सकती है, मगर जो अल्फाज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किए हैं बड़े अहम हैं। क्या इससे कुछ मस्बत बात समझी जा सकती है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शकूक व शुबहात और खदशात के बादल मंडला रहे थे और अब तक मंडला रहे हैं, और उसकी वजह थी इंतखाबी मुहिम में ट्रंप की कामयाबी। जब से सदर बने हैं, मुंतखब हुए हैं, तब से कि पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसी होगी, इंडिया के बारे में इतने पॉजिटिव बयानात दिए हैं, इस्लाम, मुसलमानों और पाकिस्तान से मुताल्लिक मुतनाज़े बयानात। लेकिन अब अचानक ये खदशात आज एक फोन कॉल में क्या दूर हो गए? क्योंकि जो बातें ट्रंप की तरफ से की गई, वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से कॉल की गई, और जो बातें उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तानियों के बारे में की, वो इंतहाई अहम है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन किया और सदर मुंतखब होने के बाद भी जवाब में नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नवाज शरीफ से कहा कि आपकी बहुत अच्छी शोहरत है, आप एक जबरदस्त आदमी हैं, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो नजर आ रहे हैं, मैं आपसे जल्द मिलने का मुंतजिर हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम से कहा, वजीर आजम नवाज शरीफ को तस्फिया तलब मामलात के हल के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी भी कराई और कहा कि ऐसा करना उनके लिए इज्जत का बाइस होगा। तर्जुमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो आज वजीर आजम नवाज शरीफ से बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम से यह भी कहा कि पाकिस्तानी बहुत ज़हीन हैं और बहुत ज़हीन लोग होते हैं, आपके मुल्क में शानदार मौके हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो तस्फिया तलब मामलात के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि 20 जनवरी को ओहदा सदारत संभालने से पहले भी जब चाहें नवाज शरीफ उनको फोन कर सकते हैं। वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो शानदार लोगों के शानदार मुल्क का दौरा करना चाहेंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अवाम के लिए पैगाम दिया कि पाकिस्तानी अवाम जबरदस्त लोग हैं, मैं जिन पाकिस्तानियों को जानता हूं वो बहुत ही मुनफरिद हैं। डोनाल्ड ट्रंप के
क्या इस वक्त अंदाज बदल गया, बातें बदल गई, बाद में जब वो ब्रीफिंग देंगे तो कोई और मामला हो सकता है, या एक रस्मी कॉल में ये रस्मी गुफ्तगू है जो डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज के मुताबिक है? मुईद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। मुईद साहब बहुत शुक्रिया। जाहिर है बहुत सारे खदशात हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेके, मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के, इंडिया की तरफ उनका जो रुझान है वो पहले से बहुत ज्यादा वाज़ेह है। इतनी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना कि फैंटास्टिक कंट्री है, फैंटास्टिक लोग हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तारीफ करना, क्या कुछ जो कंसर्न्स थे वो क्लियर होते हैं या वो अभी भी अपनी जगह पर मौजूद हैं कि उनका जो फ्रेम ऑफ माइंड है? देखिए शाहजेब मैं दो बातें कहूंगा। एक तो मैं बारहा ये याद दहानी करा रहा हूं लोगों को कि ट्रंप साहब ने पहले कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड नहीं किया, इसलिए अभी कबलस वक्त है कहना कि एक दफा वो सदर का ओहदा संभालेंगे तो उनकी क्या राय होगी पाकिस्तान के बारे में या इस खित्ते के बारे में। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो यहाँ बातचीत हो रही है उससे बिल्कुल यही लगता है, और शायद पाकिस्तान में भी यही तासुर है कि मामलात और खराब हों शायद अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के, जब ये अपना ओहदा संभालें। तो इस कॉल की, इस बातचीत की एक अहमियत जरूर है कि अगर वो मनफी तौर पे बात करते, कोई ऐसी राय देते जिससे ये बात और वाज़ेह हो जाती कि उनका पाकिस्तान की तरफ रुझान जो है वो मनफी है, तो वो बड़ी एक क्लियर और बड़ी एक तशवीश वाली बात होती। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये टोन अपनाई है जो अभी तक हमें पता है, उससे मुझे लगता है कि कम से कम सिग्नल बड़ा वाज़ेह है कि अभी सारी ऑप्शन टेबल पे हैं, बातचीत होगी, कोई ऐसा फैसला नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात लाजमन खराब होने या कि हिंदुस्तान के साथ उनका रुझान जो है वो बिल्कुल उस तरह मुस्बत होगा जिस तरह कुछ लोग समझ रहे हैं। तो मेरे नजदीक इसकी अहमियत है, सिर्फ इस बात की भी अहमियत है कि उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान के वजीर आजम से बात की, वक्त निकाला, और तमाम ममालिक से अभी उनकी जो उनके आला ओहदेदार हैं, सदर, वजीर आजम, बाकी ममालिक के बातचीत नहीं हुई। तो मेरे नजदीक ये काफी अहम बात है, और ये जिस तरह भी पैचअप हुई होगी कॉल, जिसने भी ये बात करवाई है, मेरे नजदीक ये बहुत अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान को ट्रंप साहब ने इस तरह एक वजीर आजम के लिए स्टेटमेंट पेश की है। और साथ ही ट्रंप की अपनी जो भी सोच हो, अभी नजर आता है वॉशिंगटन में कि प्रो इंडिया बहुत ज्यादा सेंटिमेंट है, पाकिस्तान को बारहा अगर तारीफ भी की जाए दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की तो साथ दो जुमले ये जरूर होते हैं कि आप हर किस्म के खिलाफ कार्रवाई करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान में फिर ये तासुर होता है कि जी इंडिया की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, इसलिए सारा का सारा काम हो रहा है। तो पाकिस्तान क्या करे? ट्रंप की अपनी सोच अपनी जगह, मगर जब वो जाएंगे, ब्रीफिंग मिलेगी, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट पहले ही मौजूद है, पाकिस्तान बहुत अच्छी लॉबिंग करे या कुछ और करे। चलो ये लॉबिंग वाला मामला नहीं है। देखिए वो लॉबिंग की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मफादात का इशू है, और इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी है और रहेगी, और उसकी वजह जो है वो अफगानिस्तान में मामलात हैं। अमेरिका का ये तासुर कि पाकिस्तान का अमल दखल अफगानिस्तान में जो है उसने एक मनफी रोल प्ले किया है, और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान की इस वक्त मोदी साहब की पॉलिसी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, उसकी यहां बात जरूर हो रही है। हालांकि मेरे नजदीक कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने की तरफ लेके जाएगा। तो ये मामलात तो सीरियस हैं, और सिर्फ एक बातचीत से वजीर आजम साहब की और ट्रंप साहब की खत्म नहीं होने वाले। अभी हमें यह भी मालूम है ट्रंप साहब ने बहुत इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग्स नहीं ली, तो उनको वो इस वक्त पर्सपेक्टिव नहीं मिला अपनी एस्टेब्लिशमेंट से, जो शायद 20 जनवरी के बाद जब वो व्हाइट हाउस में आए तो मिले, और उससे शायद उनकी कुछ राय और सख्त हो। तो अभी जैसे मैंने कहा कबलस वक्त है कहना, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का मामला मफादात का है, उसमें अफगानिस्तान और हिंदुस्तान सरे फहरिस्त है, और उस पर बातचीत होना जरूरी है। सिर्फ लॉबिंग या ये कहना कि हिंदुस्तानी लॉबी है या हमारी बात समझता नहीं है, हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, उससे बात नहीं बनेगी। ये बड़ी सीरियसली मफादात पे बात करनी होगी कि किस तरह अफगानिस्तान को सलामती की तरफ ले जाना है, पाकिस्तान का आखिर क्या रोल हो सकता है जिससे अमेरिका जो है वो उससे इख्तलाफ ना करे, और हिंदुस्तान पे अगर अमेरिका का ताल्लुक बेहतर होना भी है तो हम किस तरह अपना ताल्लुक अलहदा चला सकते हैं, बजाय इसके कि बार बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात होती रहे। बहुत शुक्रिया मोदी साहब हमारे साथ मौजूद थे कि कितना अहम है, क्या पाकिस्तान को करना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक, और उसके बाद जिक्र होगा पाकिस्तान के पूरे सालों में ऐसे 49 साल बाब का जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, जिससे पाकिस्तान की तारीख बदली। बड़ा तफसील से उस पर बात करेंगे एक बाद। आज से ठीक 49 साल पहले पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी सियासी जमात की शमूलियत हुई
जिसने पाकिस्तान की सियासत को ड्राइंग रूम से निकालकर अवाम में पहुंचाया, जिसके दिए हुए नारे से आज भी पाकिस्तान गूंज रहा है। इस सियासी जमात ने जितने नशीबो फराज झेले शायद ही पाकिस्तान की किसी और जमात ने झेले हों। ये वो वाहिद जमात है जिसे इक्तिदार से दूर रखने के लिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने इत्तेहाद बनाया और माना कि इत्तेहाद बनाए। ये वो वाहिद जमात है जिसे इक्तिदार से बाहर करने के लिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के चंद अफराद ने ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल तैयार किया। आमरीतों के दौर में इस जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। इस जमात के कारकुनों ने कोड़े खाए, मगर ये जमात अब भी पाकिस्तानी सियासत की एक हकीकत है और इक्तिदार में बार बार आई। और इस जमात पर यह इल्जाम भी लगता है कि गवर्नेंस नहीं की, डिलीवर नहीं किया, जब इसको मुकम्मल तौर पर 5 साल डिलीवर करने के लिए मिले। 30 नवंबर 1967 साबिक वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और भुट्टो ने अवामी सियासत का आगाज किया। उन्होंने मुल्क को मुत्तफिका आइन दिया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, सियासत में आम अफराद को शामिल किया और फिर सबसे बढ़कर रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया। ये नारे अब तक पाकिस्तानी सियासत में गूंज रहे हैं। जबरदस्त तरीके से पार्टी बनाने के सिर्फ 3 बरस बाद 7 दिसंबर 1970 को होने वाले इंतखाबात में इलेक्शन जीता मगरबी पाकिस्तान से। पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ तो मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत बनाई और उसके बाद वो अफसोसनाक वाकया भी हुआ जो कि पाकिस्तान की तारीख का एक तारीख बाब है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा गया। उसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई और उनकी बेटी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो रो रो कर ये कहती रही कि मुझे अपने बाप से गले भी नहीं मिलने दिया गया। क्या कहती थी? My father was very calm and he talked to family matters, he talked to party matters, and I keep seeing his face. They asked at the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister, he brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. And then he just went back and started to count down to death. Nobody else knew, nobody else was aware. इसके बाद भुट्टो खानदान का एक दर्दनाक सफर शुरू हुआ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जेल में डाला गया, उन्होंने सऊबतें बर्दाश्त की, फिर मुल्क से बाहर चली गई। ज़ियाउल हक मुल्क में हुकूमत करते रहे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुल्क वापस आने का फैसला किया और उनका जबरदस्त इस्तकबाल हुआ, जिसके मनाजिर आप देख भी रहे हैं। वो वापस आई और उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मगर उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें हराने की पूरी कोशिश की गई। इत्तेहाद बनाया गया जिसका नाम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद रखा गया और जनरल रिटायर्ड ने असलम साहब ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। IGI बनाने का फैसला उस वक्त की कैबिनेट का था, गुलाम इसाक साहब की मर्जी से था और वो एक सही फैसला था। इसलिए कि आप जरा गौर करें कि सियासी इस्तेहकाम और सियासी अमन के लिए ज़रूरी था कि वो जमात जो हमें मालूम थी कि जीतेगी, इलेक्शन पीपल पार्टी जीतेगी, उसके ऊपर कोई रोकने वाला उसको ना, कोई अपोजिशन ना हो, मजबूत अपोजिशन। तो फिर आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर बड़ा खलफशार। बात तो यानी हम 3 के दरमियान थी। गुलाम इसाक खान थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मैं था। आई टेक ऑल द ब्लेम। और मरहूम जनरल हमीद गुल कह रहे थे कि मैं पूरा ब्लेम लेता हूं, ये बनाई गई थी और उसके बाद भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुंतखब हो गई, मगर सिर्फ 20 माह उनकी हुकूमत चल सकी। करप्शन के इल्जामात लगाए गए। 58-2B जो उस वक्त एक हथियार होता था सदर के पास किसी भी मुंतखब हुकूमत को बरतरफ करने का, हुकूमत उनकी सिर्फ 20 माह बाद बरतरफ कर दी गई। उसके बाद भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक दफा फिर इक्तिदार में आई, फिर 58-2B का इस्तेमाल किया गया। 96 में उनकी हुकूमत एक दफा फिर बरतरफ कर दी गई और फिर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उलटकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जलावतनी की जिंदगी गुजारती रही। फिर वापस आई और जैसे ही वापस आई तो उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया, मगर कराची वापस आई और कराची में वो अफसोसनाक वाकया हुआ, वो खुदकुश हमला हुआ जिसमें तकरीबन 150 जो कारकुन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो मारे गए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बाल बाल बची। वो उसके बावजूद भरपूर अंदाज में अपनी कैंपेन चलाती रहीं, भरपूर अंदाज में अवामी इज्तिमाओं में शिरकत करती रहीं। उन्हें बारहा कहा गया कि आपकी जान को खतरा है, उसके बावजूद वो करती रही और कहती रहीं कि सियासत को जवाल से उरूज और फिर उरूज से जवाल और फिर वो उसको उरूज तक पहुंचाया उन्होंने। आज ऐवान में कहना चाहती हूँ
कि मैं इनफ्लेक्सिबल नहीं हूं। अगर मैं इनफ्लेक्सिबल होती तो मैं देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का ऑफर नहीं एक्सेप्ट करती चेयरमैन ऑफ द फॉरेन रिलेशंस कमेटी का। 6 अक्टूबर के बाद जफर अली शाह, पीपल्स पार्टी और तीर तुम्हें ऐसे शिकस्त देगी तो आप अपने सिनेमा हॉल में छुप करके पुरानी फिल्मों देखने पर मजबूर हो जाएंगे। We believe that democracy is the only way to contain the growth of fanaticism that now threatens the world. करप्शन को नॉन पॉलिटिकल वे, एक ट्रांसपेरेंट वे में करप्शन को खत्म करना है। जब मैं पैर रखने वाली थी अपने धरती पर, मेरे पर इतने जज्बात आए, इतने यादें आए। वोट दोगे, तीन को वोट दोगे, बहन को वोट दोगे, पीपल्स पार्टी को वोट दोगे, सियासी यतीमों को शिकस्त दोगे। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को शहीद कर दी गई और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर फिर ये इल्जाम लगा कि अब जब आपको 5 साल हुकूमत करने का मौका मिला तो आपने उस तरीके से डिलीवर नहीं किया। पहले जो ज्यादतियां होती रहीं, एक विक्टिम कार्ड आपके पास मौजूद था और 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी सतह पर बुरी तरीके से शिकस्त हुई, पार्टी सुकड़ कर रह गई, गवर्नेंस पार्टी की तरजीहात में नजर नहीं आता था। सिंध में हुकूमत आई और फिर भी तनकीद होती रही कि आप डिलीवर नहीं करते। वजीर आला आपने ऐसे मुंतखब किए हैं, तरह तरह की करप्शन के इल्जामात लगते रहे। फाइनली बिलावल भुट्टो जरदारी हरकत में आए, सिंध में वजीर आला बदले गए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नेंस की बातें करना शुरू की और अब आज जब यौम तासीस है, 7 दिन के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैसला किया है कि वो पंजाब में होंगे, पंजाब में पार्टी को रिवाइव करेंगे, दोबारा से पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि 18 महीने में कितना सिंध में सिंध के जो मरकजी शहर है कराची में डिलीवर करेंगे ताकि गवर्नेंस का और डिलीवरी का कार्ड भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में हो जब वो पार्टी को रिवाइव कर रहे हो, कारकुनों को बता रहे हो अगले इंतखाबात में जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।